So in today's video, we are going to be learning about the life biography and works of one of the earliest female Indian writers in our Indian English literature, Tarulatta Dutt, who is famously known as Toru Dutt. I'm going to give you short pointers about her life, her biography, the kind of work she used to write, the languages that she was competent in, every important point that you need to remember from exam point of view. I've also brought for you some questions so that you practice them and judge for yourself कि आपको अगर इस पर्टिकुलर राइटर को पढ़ना है तो कितना डिटेल में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से वर्क्स को आपको डिटेल में जाके पढ़ना होगा एंड कौन से वर्क्स के सिर्फ आपको टाइटल्स याद होने चाहिए. If at all you are interested in studying in the same way the entire Indian literature, where you study the Indian poets, Indian novelists, Indian dramatists, Indian aesthetics and Dalit literature all at one place, you are welcome to join this course of mine where you are able to not only learn these particular writers but also practice questions all at one place. Now talking about Toru Dutt, 1856 में इनका जन्म होता है in British owned India in Calcutta. 1877 में इनकी डेथ भी हो जाती है at a very early age of 21 due to tuberculosis. Now she is known as a founding figure of Indo-Angelian literature. Please understand dear students, being literature students हम लोग के सामने ऐसे confusing जो words होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं. तो this is Indo-Angelian राइटर और इंडो एंजिलियन लिटरेचर, जो एक ऐसा टाइटल है हम लोग उन राइटर्स को देते हैं जो इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, इंडियन टॉपिक्स पर वो लिखा करते हैं या इंडियन हमारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करते हैं. संस्कृत हो गई, बंगाली हो गई और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हो गई, बट दे चूज देयर लैंग्वेज टू राइट देयर लिटरेचर इन इंग्लिश. तो ऐसे टाइप के राइटर्स को हम लोग इंडो एंजिलियन राइटर्स बोलेंगे. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दिस पर्टिकुलर टाइटल विथ एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन इज अ पर्सन और अ टाइटल गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जो मिक्स्ड बर्थ का है, जिनके फादर आपके ब्रिटिशर हैं, मदर जिनकी इंडियन है. ऐसे टाइप के बच्चों को हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं. तो इन दोनों को कंफ्यूज बिल्कुल भी मत करना. आपकी टोरू दत्त एक बहुत ही फेमस एंड सेलिब्रेटेड राइटर मानी जाती हैं अलोंग विद दीज थ्री राइटर्स, जो कि अपने ही वर्क में उस टाइम पर इनके कंटेम्पररीज थे एंड बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ये फेमस थे. सो प्लीज रिमेंबर दीज राइटर्स एज वेल. टोरू दत्त के बारे में अगर बात करें, इनकी लाइफ के बारे में, इनके फादर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और द कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग हर सो एजुकेटेड एट अ टाइम वेयर एजुकेशन वाज नॉट एट ऑल गिवन टू द वुमेन. 1856 में इनका जन्म होता है एंड उस टाइम पे जब ये बड़ी हो जाती हैं तो एक ऐसा टाइम था वेयर एजुकेशन वॉज नॉट समथिंग टू बी गिवन टू वुमेन, या नहीं ऐसा माना जाता था कि औरतों को एजुकेशन देना इज वर्थ समथिंग. इट वॉज कंसिडर्ड वेस्ट ऑफ मनी. उस टाइम पे ये अब्रॉड जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ती हैं, अपनी एजुकेशन को प्राप्त करती हैं, ऑल थैंक्स टू हिज फादर, जो एक ऐसे ट्रेडिशनल फादर नहीं थे जो अपनी फीमेल चाइल्ड को इतनी एजुकेशन नहीं देना चाहते थे. सो इन्होंने ना सिर्फ आपकी टोरू दत्त को, पर इनकी जो सिबलिंग थी अरु दत्त, शी इज अ फेलो पोएट एज वेल अलोंग विथ हर सिस्टर, उनको भी बहुत अच्छी एजुकेशन दी है इनके फादर ने. सो प्लीज रिमेंबर कि इनके फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है इनकी लाइफ में. सिबलिंग एज आई टोल्ड यू अरु दत्त है इनकी, शी इज हर सिस्टर एज वेल एज हर फेलो पोएट. रिलीजन के बारे में बात करें तो ओरिजिनली ये हिंदू बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर लेटर द एंटायर फैमिली कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी इन 1866, जिसकी वजह से सोसाइटी में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं. She was competent in Bengali, French, Sanskrit and English literature. Can you just imagine dear students, 21 की एज में इनकी डेथ भी हो जाती है. उससे पहले इन्होंने 4 मेजर लैंग्वेजेस में कॉम्पिटेंस अपनी हासिल कर ली थी. एंड आई विल टेल यू शॉर्टली कि ना सिर्फ इन लैंग्वेजेस को ये बोलने मात्र जानती थी, इसमें प्रॉपर इन्होंने अपने वर्क्स पब्लिश कराए हुए हैं इन फ्रेंच जर्नल्स, इन इंग्लिश मैगजीन्स. दैट मीन्स कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट रही होंगी, अपनी इन लैंग्वेजेस के ऊपर इनकी बहुत अच्छी कमांड होगी. इन 1869 your Toru Dutt was when she was 13. Dutt's family left India, making her and her sister some of the first Bengali girls to travel by sea to Europe. तो उस टाइम पर बिल्कुल भी लड़कियों को ये लिबर्टी
ये बोल सकते हैं लग्जरी नहीं मिली हुई थी टू ट्रैवल अब्रॉड, एंड इतने अच्छे उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको एजुकेशन मिल रही है, वेस्टर्न ट्रेडिशन से वो एक्सपोज हो रही हैं, इनकी जो बिगिनिंग थी इनके फादर की वजह से बहुत अच्छी होती है। 1872 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इनको ऑफर किया गया लेक्चर सीरीज अटेंड करने के लिए, हायर लेक्चर्स ऑफ द वुमेन, जो इनकी तोरुदत्त एंड इनकी बहन अरुदत्त दोनों साथ में अटेंड करती हैं। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वुमेन वर नॉट एंटाइटल्ड एट दैट टाइम टू जॉइन यूनिवर्सिटीज और दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। अगर आप इनकी लाइफ को बीइंग एन इंडियन कंपेयर करेंगे आपके ब्रिटिश वुमेन की उस टाइम की लाइफ से, तो उनको भी इतना अलाउड नहीं था कि वो इतने अच्छे जगह पर जाकर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि विक्टोरियन एरा आते आते तक भी जो फीमेल राइटर्स थी वो अनोनिमसली अपने वर्क्स को पब्लिश किया करती थी। दैट मीन्स दे वर नॉट अप्रिशिएटेड व्हेन एनी वुमन यूज्ड टू गो इनटू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, वो अपने वर्क्स पब्लिश करना चाहती है, और रादर रिस्पेक्टेड बाय द लिटरेरी फील्ड। तो ऐसे में ऐसी टाइप की एजुकेशन को लेना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर इनके लाइफ इवेंट्स के बारे में बात करें जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है इनके वर्क को, तो मल्टी कल्चरल अपब्रिंगिंग। नाउ अगर आप इनकी बायोग्राफी को और डिटेल में जाकर पढ़ना चाहेंगे ना, पढ़ेंगे, तो यू विल कम टू नो कि बिलोंगिंग टू अ बंगाली हिंदू फैमिली, इनका हिंदू बोल सकते हैं कि माइथोलॉजीज, हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू स्टोरीज में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपोजर रहा है। एंड एक्सपोजर होने के बावजूद ये उनको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, डिटेल में जाकर इंडियन मिथ्स, इंडियन माइथोलॉजिकल फिगर्स, पौराणिक जो कथाएं होती है उनके बारे में इन्होंने स्टडी की हुई है। एंड नॉट जस्ट दैट, बिकॉज ये वेस्टर्न जाती हैं, अब्रॉड के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को अच्छे से समझती हैं, तो इनकी जो थीम्स आप देखेंगे वर्क की, वो ईस्ट वर्सेस वेस्ट रहती हैं, जहां पर शी शोज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ योर इंडियन ट्रेडिशंस अलोंग विद योर वेस्टर्न रोमांटिसिज्म। एक्सटेंसिव ट्रैवल्स इन एजुकेशन अब्रॉड ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बच्चा अपने आप में ही बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, उसकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा लिबरल हो जाती है जब वो पूरी दुनिया को अपनी खुली आंखों से देखता है, rather than just reading books at sitting at one place। ठीक है, पर्सनल लॉस। नाउ यू विल कम टू नो कि इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसी बुरी चीज हुई थी कि इनके ब्रदर एंड इनकी जो अरुदत्त सिस्टर थी, वो इनसे पहले ही इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कंजम्पशन, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, जिनकी इनकी खुद की भी डेथ कुछ टाइम के बाद उसी से होती है। तो इलनेस ने इनको हमेशा परेशान रखा था। एंड सीइंग द डेथ ऑफ योर ओन सिबलिंग्स इज वन सच थिंग जो बहुत ही ग्रीफ में डाल सकता है किसी भी इंसान को। तो इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स में वी आर गोइंग टू फाइंड दिस पर्टिकुलर थीम कि डेथ के बारे में, ग्रीफ के बारे में, अबाउट एलियनेशन एंड बीइंग अलोन होने के बारे में ये बात करती रहती हैं अक्सर अपने वर्क्स में। संस्कृत रिवाइवल, नाउ इवन आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, टू अब्रॉड, ये संस्कृत लिटरेचर को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैलाना चाहती थी। she wanted to talk about her Indian tradition, Indian literature, and उसके अंदर जितने भी इन्होंने पौराणिक कथाएं पढ़ी हुई हैं, हमारा फोकलोर, हमारी माइथोलॉजी, ऑल्सो योर संस्कृत लिटरेचर को पूरी दुनिया में ये बताना चाहती थी, दिखाना चाहती थी, प्रोपोगेट करना चाहती थी। तो उसका आपको इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा इनके वर्क्स में, वेयर शी पिक्स अप mythological figures for her poetry as well as her novels। ठीक है, literary isolation। Now as I told you कि 1856 was the time when she was born। उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो बहुत सारे फेमस राइटर्स हमारे जो, जैसे मुल्क राज आनंद हो गए, हमारे रस्किन बॉन्ड हो गए, आर के नारायण हो गए, वो भी काफी देर में बॉर्न हुए हैं इनके बाद। तो इनके कोई एज सच कंटेम्परीज नहीं थे इंग्लिश में, स्पेशली वुमेन तो बिल्कुल ही नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो लिटरेरी आइसोलेशन भी आपको एक तरीके से इनके वर्क्स में दिखाई देगा कि शी वॉज नॉट दैट फेमस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम इन दिस इंटायर लिटरेरी वर्ल्ड, एंड हेंस ये अपना चुपचाप बस वर्क्स लिखा करती थी। एंड आइसोलेशन इज ऑल्सो वन सच थीम जो आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ थीम्स की जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो लॉस एंड नॉस्टैल्जिया इज समथिंग जो आपको देखने को मिलेगा इनके वर्क्स में। कल्चरल डुअलिटी, ईस्ट वर्सेस वेस्ट देखने को मिलती है। मिथ, मेमोरी एंड ट्रेडिशन के बारे में ये बहुत बात करती हैं, बिकॉज शी वॉज लेफ्ट अलोन आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिबलिंग्स, लोनलीनेस एंड पर्सनल सफरिंग इनको देखने को मिलती है। फेमिनिन वॉइस एंड स्ट्रेंथ को भी ये बहुत ब्यूटीफुली शो करती हैं इन वन ऑफ हर वेरी फेमस नॉवेल्स। ना इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करें तो इनका ये जो सबसे पहला वर्क है, इट इज कंसिडर्ड अ वेरी फेमस वर्क
कलेक्शन ऑफ एंथोलॉजी एंड पोएम्स जो इन्होंने फ्रेंच से कन्वर्ट की हुई हैं आपकी इंग्लिश में. सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज टेक अ नोट ओवर हेयर कि एक तो ये कॉम्पिटेंट है इन रीडिंग एंड नोइंग अबाउट फ्रेंच, पर आप इतने कॉम्पिटेंट हो कि आप एक फ्रेंच लिटरेचर के पीस को उठाकर इतनी सारी पोइट्री को कन्वर्ट कर रहे हो इन इंग्लिश इज समथिंग जो आप लोग को इनकी इंटेलेक्चुअल या लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत कुछ बताता है. अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स 1876 में ये पब्लिश होता है. ये कलेक्शन है ऑफ फ्रेंच पोइट्री जो कि 165 पोएम्स इन्होंने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर लिखी होती हैं. काफी सारी पोइट्रीज को ये ओरिजिनल लिखती हैं, काफी सारी फ्रेंच पोइट्री को ये अडेप्ट करती हैं एंड ट्रांसलेट करती हैं. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल थिंग अबाउट दिस वर्क इज कि दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन अटेम्प्ट्स एट ट्रांसलेटिंग वेस्टर्न पोइट्री. ऐसा इनसे पहले कभी किसी इंडियन पर्सन या इंडियन वुमेन ने नहीं किया हुआ है. एडमंड गॉस नाम के एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश पोएट एंड राइटर एंड क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क के कलेक्शन को बहुत ही फेवरेबली क्रिटिक किया है या रिव्यू किया है इन वन ऑफ द वेरी फेमस मैगजीन्स द एग्जामिनर. तो इस वर्क के बारे में इन्होंने बिकॉज ये क्रिटिक थे तो अच्छा लिखा हुआ है इन वन ऑफ द फेमस मैगजीन. एंड ना सिर्फ इन्होंने बहुत और भी बहुत सारे आपके ब्रिटिश एंड फ्रेंच क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया हुआ है. नेक्स्ट इनका वर्क है एंशिएंट बैले एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान. आपको ब्लेंड देखने को मिल रहा होगा वेस्टर्न प्लस या इंडियन ट्रेडिशंस का. दिस पर्टिकुलर वर्क वॉज पब्लिश पॉस्ट्यूमसली. तो कभी कभी आपका यूजीसी नेट पूछ लेता है कि आउट ऑफ दीज 4 to 5 वर्क्स कौन सा वर्क तरुण दत्त का पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था. तो इस चीज को आप लोग प्लीज थोड़ा सा नोट करिएगा. 1882 में पब्लिश हुआ था. एज यू कैन सी 1877 में तो इनकी डेथ हो जाती है, तो ये पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था. ये जो पर्टिकुलर वर्क है डियर स्टूडेंट्स इज अ रीटेलिंग ऑफ इंडियन मिथ्स एंड लेजेंड्स. आपके हमारे जो कल्चर में बोल सकते हैं कि कथाएं हैं, कहानियां हैं, मिथिकल फिगर्स हैं, उनकी एक रीटेलिंग की है इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर, जहां पर ये सावित्री के बारे में, सावित्री की मिथ के बारे में बताती हैं. सीता की रीटेलिंग जो उनकी व्यथा थी आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड बाय हर हस्बैंड, किस तरीके से वो अपना जीवन बिताती हैं जब ये राम जी से अलग हो जाती हैं, उनके पर्सपेक्टिव से ये वर्क लिखा गया है. लक्ष्मण की स्टोरी है विच इज अगेन अ रीटेलिंग टेकन फ्रॉम रामायणा. वी हैव जोगाद्या उमा जो कि आपके गॉडली इंटरवेंशन के बारे में बात करती है इन द वर्ल्ड ऑफ योर मॉर्टल्स. देन वी हैव द रॉयल एस्थेटिक एंड द हिंट. तो ये इनकी कुछ बहुत फेमस वर्क्स हैं जो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो आपके एग्जाम में पूछा गया है इस ले जर्नल दे मैडेमोजेल दे आर्वेस. अब ये देखने में तो बिल्कुल फ्रेंच टाइटल का है क्योंकि ये फ्रांस गई थी एंड यूरोप इन्होंने ट्रैवल किया हुआ था. फ्रेंच में बहुत अच्छी तरीके से ये कॉम्पिटेंट है. सो दिस पर्टिकुलर नॉवल विच इज एन अनपब्लिश्ड नॉवल, ये पब्लिश नहीं हुई थी, was written entirely in French. तो आपसे अगर आपका यूजीसी नेट पूछे कि which Indian writer wrote a particular or a first Indian novel written in French by an Indian writer, तो आपको इस particular work को click करना है. This is the story of a sensitive young woman navigating love and loss in France. ये थोड़ा सा semi autobiographical work माना जाता है. आपकी तोरू दत्त का जो हो सकता है उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं से interconnected है. This is first Indian novel written in French, तो इस point को आप लोग याद रखिएगा. Next work we have which is again very important, Bianca और द यंग स्पेनिश मेडम. ये अनफिनिश्ड वर्क है. पहला वाला वर्क था वो अनपब्लिश्ड था, दूसरा वाला वर्क है ये अनफिनिश्ड है. इट इज थॉट टू बी द फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश रिटन बाय इंडियन वुमेन राइटर. ये इंग्लिश में लिखा गया है, जो पिछला वर्क है वो फ्रेंच में लिखा गया था. सो प्लीज जब नोट्स बनाइएगा तो इन सारे पॉइंटर्स को आप लोग थोड़ा सा डिटेल में याद रखिएगा. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हर पोएम्स, अब मैंने आपको इनकी एंथोलॉजीज बताई, तो उस एंथोलॉजी के अंदर इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी होंगी विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि मैं आपको इतनी सारे वर्क्स की लिस्ट पकड़ा दूं. पर उसमें से जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है जो आपको टेक्स्ट वाइज जाकर पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बता दूं. वी हैव द कैशरीना ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है. आई टोल्ड यू इनिशियली कि इनकी लाइफ में इनके ब्रदर्स एंड सिस्टर की जो डेथ हो गई थी वेरी अर्ली इन हर लाइफ एंड इनको अपने सिबलिंग्स की डेथ फेस करनी पड़ती है वाइल शी वाज अलाइव. उस डेथ के बारे में, उस यर्निंग के बारे में, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के बारे में, इम्परमानेंस ऑफ लाइफ के बारे में ये बात करती हैं इस पर्टिकुलर पोएट्री के अंदर. सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स इसको डिटेल में जाकर एक बार टेक्स्ट निकाल कर पढ़ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन पूछा गया है. वी हैव लक्ष्मण, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव सीता, वी हैव द लोटस. ये कुछ इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्रीज है. अब
क्वेश्चंस तो आपका किसी से भी पूछा जा सकता है, पर दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट वंस जिनका आप टेक्स्ट निकाल कर एक बार जरूर से पढ़िए. माई वोकेशन, बुट्टो, वी हैव द ब्रोकन बेल, अ सी ऑफ फॉलिएज, ए मॉन्पेरे, ये इनका फ्रेंच वर्क है, फ्रेंच पोइट्री है. द सोवर, द यंग कैप्टिव एंड क्रिसमस. और भी बहुत सारी पोइट्री अगर आप सर्च करते हैं आपको मिलती है, तो आप अपनी लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर खत्म होती है ये सारी इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट मी टेक यू थ्रू एंड आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊं सो दैट यू नो बेटर कि इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नंबर 1 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अ फ्रेंच नॉवल ले जर्नल दे मैडेमोइसेल डे आर्वेस. तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया तोरू दत्त का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको पढ़ना है. नेक्स्ट हम लोग को ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहां पर हमें बियांका द यंग स्पेनिश मेडन जो इनकी नॉवल है वो आपको दिखाई देगी एंड तोरू दत्त से आप इजीली इसको मैच कर लेंगे. नेक्स्ट अगेन वी हैव अ मैच द फॉलोइंग वर्क जहां पर हमें तोरू दत्त दिखाई देती है एंड इनकी जो एंथोलॉजी मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई विच इज एन अडेप्टेशन ऑफ द फ्रेंच पोइट्री 165 जो ये कन्वर्ट करती हैं, ओरिजिनल पोएम्स कंट्रीब्यूट करती हैं, अ शीफ ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स. देखो आपने अगर इनके वर्क्स पढ़े होंगे डिटेल में भी, आप अगर इतना नहीं जानते हो तो भी आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा. Who is the author of the poem Our Casuarina Tree? This is a very important text and a very important poetry. Please इसको जाकर निकाल कर आप लोग जरूर से पढ़िएगा. With that we come to an end of today's video. If at all you are interested कि हम लोग इसी आसान भाषा में इन पॉइंटर्स के थ्रू थोड़ा सा और डिटेल में इन राइटर्स की लाइफ बायोग्राफी एंड वर्क्स को एक ही पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर ले विद प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम देम, तो प्लीज मेरे इस कोर्स को चेकआउट करिएगा. फ्री डेमो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है. आप देखिए, अपने आप को सेटिस्फाई करिए. इफ यू फील राइट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स. देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको अगर ये कोर्स अच्छा लगेगा तो बाकी मेरे कोर्सेज भी अच्छे लगेंगे जिनको आप आसानी से आकर हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंडियन लिटरेचर, या फिर आपको किसी भी सेक्शन के क्वेश्चंस लगाने हैं तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जहां पर आपको सेक्शन वाइज एंड ईयर वाइज क्वेश्चंस बोथ मिल जाते हैं. एंड आई एम ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि बाय नाउ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट जरूर से होंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर कई सारे पोल्स, टेस्ट सीरीज एंड मेरे नोटिफिकेशंस, मेरी काफी सारे चैट्स मिल जाती हैं जो मुझे आपसे और ज्यादा कनेक्ट करती हैं. डू लेट मी नो कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा एंड ऐसे सिमिलर पैटर्न पे आप कौन से नेक्स्ट राइटर को पढ़ना चाहेंगे so that I may prepare that for you. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.